बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तीन मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। नंबर वन तो ये कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी दरखास्त से हटकर FIR का अंदराज करे या किसी गवाह का बयान गलत तौर पर लिखे तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा सवाल हमारा यह होगा कि अगर कोई शख्स झूठ पर मबनी FIR का अंदराज करवाए या झूठ पर मबनी एप्लीकेशन अंदराज मुकदमा के लिए दे और वो दरखास्त खारिज हो जाए या FIR खारिज हो जाए तो उस दरखास्त के या उस FIR के मुद्दई के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। और तीसरा सवाल हम ये डिस्कस करेंगे कि FIR करवाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। तो जनाब, हमारा पहला सवाल यह है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी दरखास्त से हटकर FIR का अंदराज करता है या किसी गवाह का बयान गलत तौर पर लिखता है तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस ऑफिसर इस बात का पाबंद है कि जब भी उसके पास अंदराज मुकदमा की कोई एप्लीकेशन आएगी तो उसका फर्ज बनता है कि उस दरखास्त के मुंदरजात के मुताबिक, यानी कि बिल्कुल वही तहरीर जो कि दरखास्त दहिंदा ने दी है उसके मुताबिक FIR का अंदराज करे और एक लफ्ज भी इधर उधर ना करे। और गवाह जो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाए उसको बिल्कुल एक्यूरेट उसी तरह लिखे जिस तरह से गवाह ने बयान दिया था। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर FIR का अंदराज गलत तौर पर करता है, मतलब जो उसको दरखास्त दी गई है उसके मुताबिक FIR का अंदराज नहीं करता, या गवाह जो बयान रिकॉर्ड करवाता है उसके मुताबिक उस गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं करता, तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गलत रिपोर्ट करने की सूरत में पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 167 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उस पुलिस ऑफिसर को सजा भी हो सकती है और उसे जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा जी, हमारा दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स झूठ पर मबनी FIR का अंदराज करवाए तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखें, आपको पता है कि हमारे मुआशरे के अंदर अक्सर लोग जानबूझकर किसी को अंडर प्रेशर करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए या कोई भी अपना मकसद हासिल करने के लिए झूठ पर मबनी एप्लीकेशन देते हैं या झूठ पर मबनी FIR का अंदराज करवाते हैं। तो कानून ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स के खिलाफ झूठ पर मबनी दरखास्त देगा अंदराज मुकदमा के लिए और अगर वो दरखास्त खारिज हो जाए, मतलब कि उस दरखास्त देने वाले का मुद्दई उस दरखास्त को साबित ना कर सके, या अगर उसकी दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज हो जाए और तफ्तीश के बाद उसकी FIR को खारिज कर दिया जाए, तो उस FIR के मुद्दई के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, उसके खिलाफ दो किस्म की कार्रवाइयां की जा सकती हैं, एक फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है और एक सिविल कार्रवाई की जा सकती है। फौजदारी कार्रवाई करने का इख्तियार पुलिस ऑफिसर के पास है, यानी कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उस दरखास्त की तफ्तीश की है या उस FIR की तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद उसने उस दरखास्त को या FIR को खारिज कर दिया, उसके मुताबिक दरखास्त देने वाले ने गलत बयानी की, झूठ पर मबनी दरखास्त दी या झूठ पर मबनी FIR करवा दी और वो दरखास्त या FIR खारिज हो जाए, तो वो पुलिस ऑफिसर उस दरखास्त देने वाले मुद्दई के खिलाफ 182 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत एक इस्तगासा तैयार करके मजिस्ट्रेट की अदालत में देगा और मजिस्ट्रेट उस FIR के मुद्दई को अपनी अदालत में तलब करेगा और उसे इस जुर्म की पादाश में कैद भी हो सकती है और जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा जिस भी शख्स के खिलाफ झूठ पर मबनी दरखास्त दी जाए और वो खारिज हो जाए, या किसी भी शख्स के खिलाफ झूठ पर मबनी FIR का अंदराज करवाया जाए और वो FIR खारिज हो जाए, तो उस दरखास्त में जिस मुल्जिम को नामजद किया गया है वो उस दरखास्त देने वाले मुद्दई के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकता है। उसके खिलाफ अदालत के अंदर हद के इज्जत का और हर्जाने का दावा दायर कर सकता है कि जी फलां बंदे ने मेरे खिलाफ झूठ पर मबनी FIR करवाई, झूठी FIR होने की वजह से उसको खारिज कर दिया गया, लिहाजा मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, मेरी इज्जत और शोहरत खराब हुई है, मुझे ज़हनी कोफत पहुंची है, मुझे माली तौर पर नुकसान पहुंचा है और उस झूठी FIR करवाने वाले मुद्दई को हर्जाना अदा करना
पड़ सकता है। अब हमारा तीसरा सवाल यह है कि एफआईआर करवाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग इस बात का ख्याल नहीं करते और बड़ी हेस्ट में जाके एफआईआर का अंदराज करवा देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां छोड़ देते हैं। देखिए, याद रखें कि आपकी दी हुई दरखास्त जिसके ऊपर एफआईआर का अंदराज होता है, उसी दरखास्त ने ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है। अगर आपकी दरखास्त सही नहीं होगी तो आपका केस बर्बाद हो जाएगा, मुल्जमान को फायदा होगा, मुल्जमान की जमानत भी हो जाएगी और मुल्जमान बरी भी हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने जब भी एफआईआर का अंदराज करवाना है तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि वकुआ की इतला फौरन पुलिस को दें, एफआईआर करवाने में तखीर ना करें। हरगिज आपने तखीर नहीं करनी। जैसे ही कोई वकुआ हो, फौरी तौर पर उसकी दरखास्त मुतलका थाने में दें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके एफआईआर का अंदराज करवा दें। नंबर 2, एफआईआर करवाने के लिए दरखास्त किसी वकील से लिखवाएं या किसी सियाने बंदे से लिखवाएं जो कि कानून को समझता हो, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में दरखास्त खुद लिख लेंगे या किसी दूसरे बंदे से लिखवा लेंगे जो कानून को सही तौर पर नहीं समझता, कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता, तो फिर आपके साथ जो भी वकुआ होगा अल्टीमेटली फिर आपकी उस दरखास्त की वजह से अगर एफआईआर का अंदराज हो जाता है तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आपका केस खराब हो जाएगा, आपके केस में नामजद मुल्जमान बरी हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एफआईआर मुख्तसर और जामे रखें, फजूल बातें ना लिखें। मतलब कि कोई लंबी चौड़ी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। एफआईआर की कहानी बिल्कुल मुख्तसर होनी चाहिए और चंद लाइनों के ऊपर होनी चाहिए। मुख्तसर हो लेकिन जामिया हो। इसके अलावा तारीख और वक्त वकुआ लाजमी तौर पर लिखें। इसके अलावा बेगुनाह लोगों को एफआईआर में शामिल ना करें वरना आपका केस खराब हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब एफआईआर का अंदराज करवाने लगते हैं तो बहुत सारे बेगुनाह लोगों को उस एफआईआर के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो जब तफ्तीश में यह बात सामने आती है कि ये लोग बेगुनाह थे तो फिर जो असल मुल्जमान हैं उनको भी फायदा मिलता है और केस खराब हो जाता है। इसके अलावा मुल्जमान को जरूर नामजद करें। एफआईआर में नामालूम मुल्जम हो तो केस को नुकसान होता है। आपने मैक्सिमम हद तक कोशिश करनी है कि मुल्जमान को एफआईआर के अंदर नामजद करें, नामालूम ना रखें, क्योंकि अगर आप एफआईआर में मुल्जमान को नामालूम रखेंगे तो इससे आपका केस कमजोर होगा और उन मुल्जमान के बरी होने का अमकान बढ़ जाएगा। इसके अलावा मदई वो रखें जो वकुआ का चश्मदीद गवाह हो, क्योंकि कानून की नजर में सुनी सुनाई शहादत की कोई अहमियत नहीं होती। जिस बंदे के साथ वकुआ हुआ वो एफआईआर का अंदराज करवाए या कम से कम वो एफआईआर का मुदई हो जिसने वकुआ अपनी आंखों से देखा हो। अगर आप ऐसे ही किसी बंदे को आगे करके एफआईआर का अंदराज करवा देंगे जिसके साथ वकुआ नहीं हुआ या वो वकुए का चश्मदीद गवाह नहीं है, उसने सुनी सुनाई बात को लेकर आगे एफआईआर का अंदराज करवा दिया, तो इससे भी आपका केस खराब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एफआईआर में गवाहान का जिक्र लाजमी तौर पर करें। इसके अलावा लड़ाई झगड़े के केस में अगर कोई वजह अनाद हो तो उसका जिक्र भी लाजमी करें। इसके अलावा लड़ाई झगड़े के केस में मुल्जमान के किरदार की वजाहत लाजमी तौर पर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।